रिंग्स चेंज इन डाया, ठीक है, ये आपका डायमीटर में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो ये आपका होता है ब्रिंग मूवमेंट की, तो ये होता है आपका WL² डिवाइडेड बाई 8, और यही आपका इस क्वेश्चन केस में आंसर है कितना, WL² डिवाइड बाई 8, आपको यहाँ पे आंसर दिया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि वाई इज द डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर इज लोअर देन द कोफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर। तो आपके माइंड में तीन क्वेश्चन आया होगा और मैं आपको इन तीनों का जवाब, हेड जनरेट होता है सक्शन पोर्ट पे, उसको हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अगर हम बात करें नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका बार का पेपर, जो आपका बार का पेपर हुआ था 19 तारीख को आपका ये पेपर हुआ था, तो उसका हम आज डिटेल में सोल्यूशन देखेंगे। मुझे 40 क्वेश्चन जो आपके इसमें टेक्निकल में 40 क्वेश्चन आए थे आपके, मुझे पूरे 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट बच्चों ने मुझे सेंड कर दिया है। तो अभी तक अगर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड नहीं हुए तो फ्रेंड्स आप प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझसे इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक अपडेट आपको टाइम पे दे देता हूँ। और बच्चे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरे 40 क्वेश्चन मुझको एग्जैक्ट यहाँ पे सेंड कर दिए हैं। तो मैं आज आपको 40 क्वेश्चन पूरा डिटेल में सोल्यूशन दूंगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट लेके आता रहता हूँ। और बात करें पेपर की, तो मैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए टेक्निकल का पूरा पेपर सॉल्व लेके आता हूँ। और नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में हर एक जितनी ब्रांच है सभी का मैं नॉन टेक भी लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका पेपर है, जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 40 क्वेश्चन, इसको मैं फ्रेंड्स 3 पार्ट्स में सॉल्व कराऊंगा। इसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आपका पार्ट 1 ही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको पार्ट 3 अपलोड कर दूंगा। तो आपको इन मतलब हर एक वीडियो में आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें, तो पार्ट 1 में मैं आपको टोटल 1 to 15 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। पार्ट 2 में मैं आपको 16 to 30 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व लेके आऊंगा सोल्यूशन इसका। और पार्ट 3 में हम 31 से 40 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वांटिटी पे मत ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है उसकी आप लोग क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा दूंगा कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऑलरेडी 2019 का जो आपका बार का पेपर आया था, मैंने ऑलरेडी 2019 का बार का पेपर का 40 क्वेश्चन मैंने पूरे प्रॉपर अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले जो आपके जेई के जो एग्जाम आने वाले हैं, उस हर एक जेई के एग्जाम में आपका लेवल सेम रहने वाला है। तो आप जब मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो अगर आपने मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप एग्जाम में उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले आए। और अगर ये मेरी बात अगर सही हो रही है, मैं अगर ये बात सही बोल रहा हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखा होगा उन्होंने ये बात की होगी नोटिस कि अगर आप मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखा है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कमेंट में यस सर लिखिएगा पक्का, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पेपर में आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पेपर में आया था, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था आपसे कि टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब दो फोर्स हैं जो आपके 120 डिग्री पे एक्ट करते हैं, ठीक है। द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन, जो आपका फोर्स बिगर फोर्स है वो आपका 40 न्यूटन है, और जो आपका रिजल्टेंट है वो आपका परपेंडिकुलर है किसके, स्मॉलर वन के, ठीक है। जो आपका छोटा फोर्स है उसके परपेंडिकुलर आपका रिजल्टेंट। अब आपसे बोलता है फाइंड द स्मॉलर फोर्स, मतलब जो छोटा फोर्स है उसको लगाए। तो अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके दो फोर्स हैं, तो उन दो फोर्स को हम मान लेते हैं फोर्स पी और फोर्स क्यू, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फोर्स पी और इसको हम मान लेते हैं फोर्स क्यू। आपसे बोल रहा है कि ये दोनों 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों आपके 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो आपका एक फोर्स आपका 140 न्यूटन, मतलब जो आपका 40 न्यूटन, आपसे बोल रहा है कि बिगर फोर्स आपका 40 न्यूटन, उसको हम मान लेते हैं कि पी आपका 40 न्यूटन है, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो आपका छोटे वाले फोर्स, मतलब ये आपका हो गया स्मॉल फोर्स। अगर एक एक बोल रहा है एक बड़ा फोर्स है तो एक आपका हो गया स्मॉलर फोर्स, और आपको इसी की निकालनी है वैल्यू, ठीक है, आपको इसकी निकालनी है वैल्यू। बोलता है कि जो इसका रिजल्टेंट है, जो इसका आर है, जो इसका रिजल्टेंट है वो आपका 90 डिग्री बनाता है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो फिर अगर मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, तो ये आपका जो आपका एक कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिक्स में, कॉन्सेप्ट ऐसे फॉलो करता है कि मान लीजिए कि आपका फोर्स पी है
और ये आपका फोर्स क्यू है, ठीक है। तो ये आपका बनता है रिजल्टेंट, ये आपका होता है क्या, रिजल्टेंट आल फोर्स, ठीक। अगर इसका हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, ठीक है, अगर इसमें हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देखेंगे, और इसमें मानिए पी एंड फोर्स क्यू की वैल्यू, जो आपकी पी और फोर्स क्यू है, इसकी जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं थीटा, और जो आपका रिजल्टेंट एंगल होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। अब जो इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा क्या, ये आपका बनाएगा पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो ये आपका ये बनाएगा आपका पी कॉस थीटा, और आपका ये बनाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो ये आपका हो गया पी साइन थीटा, ये आपका क्यू दिया था, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्यू, और ये आपका हो जाएगा पी में कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा फ्रेंड, ठीक है। अब अगर आप टेन अल्फा निकालेंगे, ये आपका है अल्फा, तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका पी साइन थीटा, और बेस क्या है आपका क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो अगर आप टेन अल्फा निकालेंगे तो आपका बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका है पी में साइन थीटा, और बेस आपका है कितना, क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये आपका हो गया बेस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको निकल के आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल के आया, टेन अल्फा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन में क्यू प्लस पी कॉस थीटा। अब देखिए आपको थीटा की वैल्यू इसने दिया हुआ कितना, 120 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू इसने दिया हुआ कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा क्या है फ्रेंड, अल्फा आपका है रिजल्टेंट से, अल्फा आपका क्या था, रिजल्टेंट क्यू से कितना एंगल बना रहा है। तो आपका ये यहाँ पे देखिए आपका ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, और ये आपका जो है पी और क्यू के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो पी और क्यू के बीच के एंगल को हम बोलते हैं थीटा, ये आपका है क्या, ये आपका है थीटा, और रिजल्टेंट को हम बोलते हैं अल्फा, ये आपका है अल्फा, ठीक। अब यहाँ पे आपको इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए आपको मिलेगा टेन अल्फा की वैल्यू 90 दिया हुआ, टेन 90 इक्वल टू पी साइन थीटा, पी की वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है, पी आपको 40 दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ आपको, थीटा आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स 120, थीटा आपको दिया हुआ है 120, ठीक है। अगर हम बात करें क्यू प्लस पी कॉस थीटा, तो क्यू आपको निकालना ही है फ्रेंड, पी आपको दिया हुआ है, पी कितना दिया, पी आपको दिया हुआ 40, ठीक है, और कॉस थीटा मतलब कॉस में 120 डिग्री, ठीक। अब ध्यान दीजिए आपका जो टेन 90 वो आपका होता है इन्फिनिटी, टेन 90 की वैल्यू होती है आपकी इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी के किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके 1/0 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/0, तो ये वाला टर्म आपका हो जाएगा जीरो, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा जीरो, और ये आपका मिल जाएगा क्यू प्लस 40 कॉस 120 इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्यू प्लस 40 कॉस 120 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे cos 120 की वैल्यू रखनी है, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो आपको मिलेगा q प्लस 40 cos ऑफ 120 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा q इक्वल टू 20 न्यूटन। तो फ्रेंड ये आपसे पूछा था कि हमारी q की वैल्यू क्या है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए वाला से हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला फ्रेंड आया कैसे, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और आप कैसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो देखिए 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है आपसे द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट h। तो फ्रेंड कोई वेलोसिटी मतलब मान लीजिए यहाँ कोई हाइट से, इस कोई हाइट से यहाँ पे एक बॉडी गिर रही है, तो इसकी वेलोसिटी पूछ सकती है आपकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, यू क्या है, जीरो है। और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद होगी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये क्वेश्चन सबको याद होगी, याद है ना। अब u आपका हो गया जीरो, ये आपका हो गया जीरो, तो क्या मिला आपको, आपको मिला, सॉरी फ्रेंड्स, आपको क्या मिला, आपको मिला v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और v इक्वल टू आपको मिला अंडर रूट में 2gh। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए अंडर रूट 2gh। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अंडर रूट 2gh। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या आया था। तो देखिए थर्ड क्या बोला था आपसे, द पीरियोडिक टाइम टी इज गिवन बाई,
क्या होगा, टी की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, जबकि आपकी जो ओमेगा है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकंड। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है जो आपका फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी आपका होता है 1/टाइम पीरियड, और ये किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई, और इसकी यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। ठीक है, तो आपसे इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो अगर हम टी निकालेंगे तो टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 क्या बोलता है आपसे, 4 बोलता है व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन शाफ्ट वेरीज फ्रॉम, मतलब आपको यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, पहले वो सीखेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई शाफ्ट है जो आपसे दीवार में यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर दिया है, आपको ये शाफ्ट हम दीवार फिक्स कर दिया है, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए ये इसका, यहाँ पे हम इसको मूवमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो कि पहले आपकी जो सेंटर लाइन थी वो ऐसे थी, जब इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा थीटा डिग्री, आपका ये जो है थीटा डिग्री आपका ट्विस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बनती है फ्रेंड, यहाँ पे आप बनती है टॉर्शन इक्वेशन, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनती है वो आपकी होती है टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्या ये क्या होती है, ये होती है आपकी T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई में एल, तो ये आपकी होती है टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, अगर हम बात करें टी की, तो टी आपका टॉर्क होता है, जे आपका होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ आपका होता है शियर स्ट्रेस, आर आपका होता है रेडियस ऑफ शाफ्ट, जी आपका होता है शियर मॉडुलस, थीटा आपका होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल आपका होता है फ्रेंड्स, एल एल क्या होता है फ्रेंड्स आपका, एल आपका होता है लेंथ ऑफ शाफ्ट, मतलब ये आपकी होती है एल लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो ये आपकी होती है टॉर्शन इक्वेशन। और अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब हम शाफ्ट को टॉर्शन फोर्स लगाते हैं, टॉर्शन उसमें देते हैं, तो शियर स्ट्रेस जो शाफ्ट में जो शियर स्ट्रेस का जनरेशन होता है उसका वेरिएशन कैसे होता है। तो अगर हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाए शाफ्ट के लिए, ठीक है, मान लीजिए हम शाफ्ट को सामने से देखते हैं, ये आपका हो गया शाफ्ट का फ्रंट व्यू, ये आपका हो गया शाफ्ट का फ्रंट व्यू, ठीक है, और ये आपका आर रेडियस का शाफ्ट है, इसमें हम टॉर्शन लगाते हैं, तो देखिए जो इसका शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनता है, ये आपका ऐसे, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे ये आपका ऐसे बनता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी हो गई न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे आपका जीरो है, और यहाँ पे आपका टाउ जो है मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे आपका टाउ जो है मैक्सिमम है। ठीक है, तो सेंटर पे आपका शियर स्ट्रेस जो होता है जीरो होता है, और सरकमफ्रेंस पे आपका मैक्सिमम होता है। अब आप कुछ ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में क्या बोलता है, जीरो एट द सेंटर टू मैक्सिमम एट द सरकमफ्रेंस, मतलब सेंटर पे जीरो है और सरकमफ्रेंस पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ये आपका शियर स्ट्रेस का डायग्राम है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। देखिए मैं पहले आपको इस क्वेश्चन थोड़ा और बताता हूँ कि आपका एक होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ शाफ्ट, तो मैं आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है। देखो तो ये इसको भी फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इससे भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ शाफ्ट, पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ शाफ्ट, तो इससे एग्जाम क्वेश्चन आता है, ये आपका होता है जेड पी, इसको हम जेड से लिखते हैं J/R। ठीक है, तो ये होता है आपका पाई डी की पावर 4/32 डिवाइडेड बाई D/2 इक्वल टू पाई D³/16, ये आपका होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ, इसको फिर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका होता है J/R पाई डी की पावर 4/32 इक्वल टू पाई D³/16। फ्रेंड जे जो है आपका ना, ये होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी अभी आपको अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है आपसे, 5 बोलता है द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो शाफ्ट ऑफ आउटर डायमीटर कैपिटल डी एंड इनर डायमीटर स्मॉल डी, मतलब आपसे बोलता है कि एक हॉलो शाफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर जो है कैपिटल डी है, ये आपको जो दिया हुआ है आउटर डायमीटर, ये आपको दिया हुआ है कैपिटल डी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कैपिटल डी, और स्मॉलर डायमीटर, ये अंदर वाला डायमीटर आपको दिया हुआ है स्मॉल डी। ठीक है, ये आपका हॉलो शाफ्ट है, इसमें आपसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की निकालने की बात कर रहा है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो आपका ये होता है J इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, अगर हम सॉलिड शाफ्ट की बात करें तो आपका सॉलिड शाफ्ट के केस में क्या होगा, J इक्वल टू पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64 प्लस पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64 और ये आपका आ जाएगा पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32। तो ये आपका होता है सॉलिड शाफ्ट का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम बात करें फॉर हॉलो शाफ्ट तो फ्रेंड हॉलो शाफ्ट के केस में जो फॉर्मूला बनता है वो आता है पाई कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। तो फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हॉलो के बारे में, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के बारे में याद रखिएगा पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32 और हॉलो के केस में पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 डिवाइड 32। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है आपसे। तो 6 पूछा गया है आपसे ये थिन सिलेंडर, मतलब ये थिन सिलेंडर सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको उसके फॉर्मूले को याद करके रखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, ए थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर डी, लेंथ एल एंड थिकनेस टी इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर पी, द हुप स्ट्रेस इन द सेल इज। तो फ्रेंड अगर हम थिन सिलेंडर की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका है थिन सिलेंडर। ठीक है, ये आपका है थिन सिलेंडर और इसमें लग रहा है इंटरनल प्रेशर, इसमें आपका लग रहा है इंटरनल प्रेशर। ठीक है, पी का, इसमें पी का इंटरनल प्रेशर लग रहा है। अगर हम सिलेंडर को 20 से काट देते हैं, मान लीजिए हमने सिलेंडर को 20 से काट दिया तो आपको इसमें एक स्ट्रेस और दिखाई देगा। देखिए ये मैंने सिलेंडर को जो है 20 से कट कर दिया। ठीक है, ये मैंने सिलेंडर को 20 से कट कर दिया तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये आपका हो गया सेंटर लाइन, ये आपका हो गया सेंटर लाइन। ठीक है, तो सेंटर लाइन से जब इसके ऐसे सरकमफ्रेंस से प्रेशर लगता है तो इसको हम बोलते हैं कौन सा स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं हुप स्ट्रेस। ठीक है, और जो आपका ऐसे अलोंग द लेंथ लगता है जो स्ट्रेस, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, ये आपका हो गया हुप स्ट्रेस और अलोंग द लेंथ आपका हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो ये आपका हो गया सिग्मा ऑफ एच, इसको हम बोलते हैं हुप स्ट्रेस। ठीक है, और अलोंग द लेंथ जो लग रहा है उसको हम बोलते हैं सिग्मा एल, ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहला हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, और तीसरा इनमें बहुत ही फेमस आता है कि रेशियो क्या होता है आपका थिन सिलेंड्रिकल सेल में हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का रेशियो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें सिग्मा एच की तो आपका हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है पी डी बाई टू टी, पी डी बाई टू टी, जहाँ पे डी आपका जो है इसका डाया है, इसका डाया है, और टी आपका जो है सिलेंडर का थिकनेस है। ठीक है, टी आपका सिलेंडर का थिकनेस है और डी आपका सिलेंडर का डाया है, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। और ये आपका होता है हुप स्ट्रेस फॉर्मूला पी डी बाई टू टी। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के केस में आपका फॉर्मूला क्या बनता है पी डी बाई 4टी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में आपका फॉर्मूला बनता है पी डी बाई 4टी। और ध्यान रखिएगा आपसे एमसीक्यू पूछता है कि हुप स्ट्रेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपका होता है ब्रिंग्स चेंज इन डाया। ठीक है, ये आपका डायमीटर में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की तो ये आपका होता है ब्रिंग्स चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये आपका जो है लेंथ में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके रेशियो की। तो अगर हम सिग्मा एच बाई सिग्मा टी करते हैं तो हमको मिलेगा पी डी बाई टू टी डिवाइडेड बाई सिग्मा टी क्या है आपका सिग्मा एल, लॉन्गिट्यूडनल क्या है आपका पी डी बाई 4टी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2। तो फ्रेंड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका ये, द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन केस ऑफ थिन सिलेंड्रिकल सेल क्या होता है। तो फ्रेंड आपको अगर फॉर्मूला याद है हुप स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ। देखिए तो देखिए 7 क्या बोलता है, 7 आपसे पूछता है द बेंडिंग मूवमेंट इन द सेंटर ऑफ ए सिंपली, क्या बोल रहा है आपसे बेंडिंग मूवमेंट, द बेंडिंग मूवमेंट इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूडीएल लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। मतलब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आपकी ये यूडीएल है, ये आपकी यूडीएल है, ये आपका यूडीएल लग रहा है, और आपसे पूछता है कि इसका बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं अगर चाहूँ
तो आपको मैं सीधे सीधे इसका फॉर्मूला बता के निकल सकता हूँ क्या, WL²/8, और आप इसका आंसर याद कर लेंगे। WL²/8 इसका फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का इन केस ऑफ यूडीएल। बट मैं आपको यहाँ पे हर एक बीम का फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप इस एक क्वेश्चन से 6-7 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला आपसे मैं बोलता हूँ कि आपको एक कैंटिलीवर बीम दी गई है, आपको एक कैंटिलीवर बीम दी गई है जिसमें डब्ल्यू लोड लग रहा है इसके फ्री इंड पे, ठीक है। तो आपसे 3 चीज बोलता है निकालने के लिए एग्जाम में। पहला आपसे बोलता है इंड स्लोप निकालने के लिए कि इसका स्लोप क्या बनेगा। दूसरा आपसे बोलता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। थर्ड आपसे बोलता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए कि इसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा। तो एक बार आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपसे 6-7 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कैंटिलीवर केस में यहाँ पे होता है फॉर्मूला इंड स्लोप का WL² / 2EI, ठीक है। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है WL³ / 3EI। और आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है W×L, जहां पे L आपकी शाफ्ट की लेंथ है, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का, कि 2 एंड पे आपका सपोर्ट लगा, बीच में आपका डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो इस केस में आपका एंड स्लोप बनता है WL² / 16EI, यहाँ पे आपका हो जाता है 16EI। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बनता है WL³ / 48EI, ये आपका बनता है 48EI। और यहाँ पे आपका बनता है WL/4, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें थर्ड बीम की, तो आपकी थर्ड बीम क्या है, आपका यूडीएल, जो आपको केस दिया हुआ है कि यहाँ पे यूडीएल लोड लग रहा है स्मॉल w पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है स्मॉल WL³ में 24EI, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है आपका इंड स्लोप का। अगर हम बात करें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन केस में, तो फॉर्मूला होता है 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384EI। तो इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, तो ये होता है आपका WL² / 8, और यही आपका इस क्वेश्चन केस में आंसर है कितना, WL²/8 आपको यहाँ पे आंसर दिया होगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फोर्थ बीम की, जो आपकी नॉर्मल बीम है। मतलब यहाँ मान लीजिए आपका कैंटिलीवर लगाया गया है और यहाँ पे आपका एम का बेंडिंग मोमेंट लगाया जा रहा है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट तो एम ही आ जाएगा फिर, क्योंकि एम का बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं हम। यहाँ पे आपका आएगा एंड स्लोप कितना, ML/EI। और यहाँ पे आपका आएगा डिफ्लेक्शन ML² / 2EI। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप मेरा प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपको जब आप सब्सक्राइब बटन देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है फ्रेंड कि आप अपने 10 लोगों को मेरे ये वाला वीडियो शेयर करिए जिनको इस वीडियो की नीड है। फ्रेंड जो लोग जे की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन तक मेरे वीडियो शेयर करिए और जेन्युइन लोगों को फ्रेंड वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट आपने जो शेयर किया, मान लीजिए आपने अगर व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो इसका स्क्रीनशॉट 10 स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरे फेसबुक पे सेंड करिए, मुझे फेसबुक पे मैसेज करिए। मैं आपको आपसे आपका जीमेल आईडी लेके आपको मैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बट जो आप 10 लोगों को सेंड करेंगे वो आपके 10 लोग जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि मुझे जब दिखेगा कि आप उसको सेंड कर रहे हैं तो वहां पे नाम दिखाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि जेन्युइन है कि नहीं। भैया भाभी को नहीं सेंड करना है, 10 लोगों की हेल्प हो सके, आप लोगों को उनको ये सेंड करना है वीडियो, जिससे कि मैं आपको ये पीडीएफ इजीली दे दूंगा, ठीक है। आप सब लोग प्रूफ अपना स्क्रीनशॉट हमको आपको फेसबुक पे सेंड करना है। फेसबुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैकिंज टॉक्स के नाम से मेरा फेसबुक आईडी, आप वहां मुझसे ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए, वो भी आप ज्वाइन हो जाइए, आपको मैं हर अपडेट टाइम पे दे देता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है आपसे द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर। फ्रेंड आप क्वेश्चन को देख के बता देंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, अगर लिक्विड यहाँ बह रहा है हमारा, तो ये लेयर इसको रजिस्ट करेगी आगे बढ़ने से, ये लेयर इसको रजिस्ट करेगी, ये इसको सब आपस में एक दूसरे को रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी होती है विस्कोसिटी, साम्यता। साम्यता आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक दूसरे लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है। आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, बट आपको विस्कोसिटी के बारे में जानना है, क्योंकि विस्कोसिटी से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है विस्कोसिटी में
कि शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपका डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो आपको मैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा। पहला हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि आपका क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा, शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो मिलता है म्यू डी यू बाई डी वाई। प्रोपोर्शनलिटी के साइन लगाएंगे तो हमको मिलेगा शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, और ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फ्रेंड जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल में। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है। तो हम म्यू को ही बोलते हैं, जो आपकी नॉर्मल विस्कोसिटी होती है इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। और इसकी एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल सेकेंड। ठीक है, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो आपका 1 पॉइज होता है, आपकी पॉइज जो है सीजीएस यूनिट है, और 1 पॉइज आपका होता है 0.1 पास्कल सेकेंड। और कन्वर्जन के लिए आपको याद रखना है कि 1 पॉइज इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीपॉइज। फ्रेंड ये सब जेई के फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ सॉल्व करते चल रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरे वीडियो से 5-6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराता हूँ। ध्यान रखिए, म्यू की एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। एक पॉइज आपका होता है 0.1 पास्कल सेकेंड के बराबर, और एक पॉइज आपका होता है 100 सेंटीपॉइज के बराबर। थर्ड अगर हम बात करें आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो थर्ड आपकी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये आपकी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये आपका होता है म्यू, और ये रेशियो होता है न्यू अपॉन का रो। तो अगर डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेमिक विस्कोसिटी, और इसकी एसआई यूनिट आपकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये होती है इसकी एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होता है स्टोक, और 1 स्टोक आपका किसके इक्वल होता है 10⁻⁴ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, और 1 स्टोक आपका इक्वल होता है किसके 100 सेंटी स्टोक, 100 सेंटी स्टोक। ठीक है, तो ये आपका हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ध्यान से पढ़िएगा, आप इजीली जेईई के पेपर क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए 9 क्या पूछता है आपसे। अब 9 पूछता है कि वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फ्रेंड सबको याद होगा, सबको पता होना चाहिए कि फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम 3 डिवाइस का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। पहला आपका होता है वेंचुरीमीटर, जहाँ पे वेंचुरीमीटर है। दूसरा आपका होता है रोटामीटर, दूसरा आपका होता है रोटामीटर, और तीसरा आपका है होता है ओरिफिस मीटर, ओरिफिस मीटर। ठीक है, और आपको जो पिटॉट ट्यूब होता है फ्रेंड, पिटॉट ट्यूब की हेल्प से हम वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं, किसका, फ्लो की वेलोसिटी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिटॉट ट्यूब से हम वेलोसिटी नापते हैं, और वेंचुरीमीटर, रोटामीटर और ओरिफिस मीटर से हम डिस्चार्ज नापते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी, मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब सीडी, तो इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम कंपेयर करें फ्रेंड, देखिए अगर हम कंपेयर करें वेंचुरी मीटर का और ओरिफिस मीटर का, तो वेंचुरी मीटर का आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है आपका 0.98, और आपका जो इसका ओरिफिस मीटर का होता है वो होता है 0.6। मतलब आप सभी को याद होगा कि इसका 0.98 होता है और इसका 0. बट आपने कभी सोचा है कि ये होता क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता क्या है, वेंचुरी मीटर का ज़्यादा क्यों होता है, ओरिफिस मीटर का कम क्यों होता है, और ये आपकी वैल्यू 1 से कम क्यों होती है। किसी ने सोचा है, नहीं सोचा तो अभी सोचो। देखो आपके माइंड में इससे 3 क्वेश्चन आना चाहिए। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन व्हाई इज द एक्चुअल फ्लो रेट, कि आपका एक्चुअल फ्लो रेट हमेशा आइडियल फ्लो रेट से कम क्यों होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि व्हाई इज द डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर इज लोअर देन द कोफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर। तो आपके माइंड में 3 क्वेश्चन आया होगा और मैं आपको इन तीनों का जवाब दूंगा। पहला, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है आपका रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्लो रेट टू आइडियल फ्लो रेट। ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला, मतलब एक्चुअल फ्लो रेट डिवाइड बाय आइडियल फ्लो रेट।
अब आपका एक्चुअल फ्लो रेट जो होता है हमेशा आइडियल फ्लो रेट से कम होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कम क्यों होता है, तो देखिए कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल फ्लो में आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन लॉसेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपका फ्लो रेट कम हो जाता है। और एक्चुअल केस में आपका फ्लो रेट कम होने की वजह से आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 1 से कम आती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में कि ओरिफिस मीटर की वैल्यू वेंचुरीमीटर की वैल्यू से कम क्यों है। फ्रेंड्स, क्योंकि ओरिफिस मीटर में आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है ओरिफिस एरिया में, जिसकी वजह से आपका बाउंड्री लेयर का सेपरेशन होता है और वहां पे बहुत ही भयंकर प्रेशर ड्रॉप होता है और वहां पे लार्ज एडिस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपका ओरिफिस मीटर में CD की वैल्यू कम होती है, 0.68 होती है, 0.6 होती है। और जबकि वेंचुरी मीटर में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आपको याद होगा यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होता है एरिया का, इसीलिए वेंचुरी मीटर में आपका जो है ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, एब्रप्ट नहीं होता है, इसीलिए ग्रेजुअल होता है। तो यहाँ पे एडिस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको वेंचुरी मीटर केस में CD की वैल्यू 0.98 मिलती है। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा और आपको ये रीजन भी कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसी बात पे फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करें तो मेरे वीडियोस का जो क्रेडिट है वो यूट्यूब डाउन कर देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं बस देख लेते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो वीडियोस के क्रेडिट को डाउन कर देगा, जिससे कि मेरे वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ खाली कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए। फ्रेंड्स, आपसे वादा करता हूँ अगर आप इस मैटर को कहीं और लेने जाएंगे, मतलब जो मैं आपको टीचिंग स्टाइल पढ़ा रहा हूँ ना, आप कहीं और आपको नहीं मिलेगी। आपको ये सब टीचिंग स्टाइल ओनली पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगी। आप जब जब तक आप किसी का पेड कोर्स नहीं लेंगे आपको ऐसी टीचिंग स्टाइल नहीं मिलेगी, जबकि मैं आपको सब फ्री में दे रहा हूँ। और आपसे मैं क्या चाहता हूँ, आपसे बस इतना चाहता हूँ प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट कर दिया करिए। 2 से 3 सेकंड का काम मैं आप लोगों के लिए 2-2 घंटे का वीडियो अपलोड करता हूँ, बट आपसे 2 से 3 सेकंड का काम आपसे नहीं हो पाता है। फ्रेंड, इतना कर सकते हैं, इतना मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना मेरी भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट करेंगे कैसा वीडियो लगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप जाकर पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि मतलब छोड़ जाने दो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है आपसे द स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। फ्रेंड, मैंने आपको यूपीआई विनल पेपर सॉल्व कराया हुआ है, वहां पे मैंने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका N√Q डिवाइडेड बाई H की पावर में 3/4। अगर हम बात करें, ये आपका था पंप का, ठीक है। अगर हम बात करें टरबाइन के केस में, अगर हम बात करें टरबाइन के केस में, तो टरबाइन के केस में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्पेसिफिक स्पीड फॉर्मूला होता है क्या, N√P डिवाइडेड बाई में H की पावर में 5/4। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला टरबाइन के केस में, और ये आपका होता है स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पंप के केस में। अब बच्चे बोलेंगे सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, याद कैसे करना है। देखो, याद ऐसे करना है, हमको पंप से डिस्चार्ज चाहिए और हमको टरबाइन से पावर चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में Q आएगा और यहाँ पे अंडर रूट में P आएगा। ये आपको याद हो गया। अब यहाँ पे H की पावर 3/4 रखें कि 5/4 रखें, तो फ्रेंड आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 तो कॉमन है, 4 हटा दो। अब 3 याद रखें कि 4 याद रखें। देखो, 3 छोटा है, 5 बड़ा है। पंप छोटा होता है, टरबाइन बड़ी होती है, काम खत्म। तो यहाँ पे पंप के केस में यहाँ 3 आएगा और टरबाइन केस में यहाँ 5 आएगा, फॉर्मूला सॉल्व हो गया। समझ गए, काम खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए 11 क्या है, 11 जो पूछा था आपसे, 11 ये पूछा था कि आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकालनी थी। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था और आपको गेज प्रेशर दिया था। तो फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूं? नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग होमवर्क सॉल्व नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मैं खुद ही आपको सोल्यूशन करा देता हूँ। देखो, आपको अगर फॉर्मूला देखा जाए तो पी एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। ठीक है, ये आपकी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, ये होता है फॉर्मूला। अगर हम पी एटमॉस्फेरिक देखें तो पी एटमॉस्फेरिक आपको कितना दिया था, 1.03, और पी गेज आपको दिया हुआ है 35 बार। इसको हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 36.03 बार। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे देखेंगे 36.03 और यहाँ पे आप इसका ऑप्शन को टिक कर देंगे और आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिट देखिए, यहाँ पे मेगा पास्कल दिया था और यहाँ पे आपने इसको निकाला है बार में। अब देखिए, अब कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, आपका होता है 1 बार इक्वल टू
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये आपका होता है 100 किलो पास्कल और ये आपका होता है 0.1 मेगा पास्कल। अब आपको एक बार में मेगा पास्कल करने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.603 मेगा पास। देखिए आंसर आपका चेंज हो गया। आंसर क्या मिल गया आपको? आंसर आपको मिल गया आंसर नंबर डी 3.603 मेगा पास्कल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो देखिए 12 का पूछा था आपसे, 12 आया था आपसे, पूछा था 12 वाला कि इफ अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मतलब एनपीएसएच अगर रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर हमको प्रॉपर एनपीएसएच नहीं मिला तो उस समय क्या होगा? तो फ्रेंड याद रखिए, अगर हमें प्रॉपर एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड नहीं मिला तो उस केस में आपका पंप में कैविटेशन हो जाएगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि एनपीएसएच क्या होता है और क्या क्या इसमें आपको याद रखना है और कैविटेशन क्या होता है, आपको मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहला एनपीएसएच क्या होता है, तो आपका ये एक सक्शन हेड, ध्यान दीजिए आपका क्या है, एक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, मतलब ये आपका एक हेड है जो पंप के सेक्शन पे होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होना। देखिए आपका पंप से ही निकल गया कि आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड पॉजिटिव होना चाहिए, पंप के सेक्शन पे होता है ये, और ये एक टाइप का हेड है। अब डिफिनेशन समझिए क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द नेट हेड डेवलप एट द सेक्शन पोर्ट। मैंने बताया ना, आपका सेक्शन पोर्ट पे एक ऐसा हेड डेवलप होता है जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, उससे भी हमारा एक हेड जनरेट होता है। तो लिक्विड के वेपर प्रेशर से जो हेड जनरेट होता है उससे एक्सेस में, मतलब उससे ज्यादा जो हेड जनरेट होता है सक्शन पोर्ट पे, उसको हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अगर हम बात करें नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए जिससे कि हमारा लिक्विड का बॉइलिंग बच जाए। अगर लिक्विड का बॉइलिंग हुआ तो वहां पे कैविटेशन होगा और वहां पे हमारा पंप डैमेज हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए एनपीएसएच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए जिससे कि हमारा कैविटेशन और बॉइलिंग का चांस बचा रहे, नहीं तो हमारा पंप खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, अगर आपका एनपीएसएच 0 हो गया तो उस केस में आपका लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा और वहां पे आपका कैविटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है इसमें क्या, थॉमस का कैविटेशन पैरामीटर। इसका खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये किसका रेशियो होता है आपको ये याद रखना है। जे के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि थॉमस कैविटेशन पैरामीटर किसका रेशियो होता है। बस आपको ये याद रखना है कि इट इज द रेशियो ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू द टोटल हेड। मतलब ये देखिए इसका रेशियो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू द टोटल हेड, ये इसका रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं थॉमस कैविटेशन पैरामीटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका कैविटेशन क्या होता है। देखिए कैविटेशन क्या होता है, आपका कैविटेशन डिफाइन किया गया एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है, आपका वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है जो आपका लिक्विड फ्लो करता है, जहां पे आपका प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर, अगर देखिए लिक्विड का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हुआ, फ्लोइंग फ्लूइड में अगर कोई आपका किसी पाइप में कोई फ्लूइड आपका ट्रेवल कर रहा है और वहां पे उस किसी रीजन में वहां पे प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर से कम हुआ तो वहां पे आपका बबल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद आपका बबल का फॉर्मेशन होता है वो आपका हाई प्रेशर जोन में ट्रांसफर होता है, जिससे आपका वो आपके वेपर सब कोलैप्स होते हैं और बहुत ही हाई प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है जो आपके पंप को डैमेज कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। इसमें से कौन सा पंप सुटेबल है स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए? तो अभी याद करो कि आपके लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सुटेबल होता है स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए। अगर मैं आपको इस रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिफरेंस बताऊं तो ये देखिए आपका डिफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रॉपर डिफरेंस है। इसके बाहर क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस पंप में आपका डिस्चार्ज कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका डिस्चार्ज हमेशा कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है, जबकि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका डिस्चार्ज फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग होता है। ठीक है, हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हैंडल कर सकता है विद लो प्रेशर, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हैंडल करता है विद ओनली हाई प्रेशर। ठीक है, हम बात करें अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम हाईली विस्कस लिक्विड को पंप कर सकते हैं,
जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम लेस विस्कस लिक्विड को लिफ्ट करते हैं। हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड, और रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं स्मॉल डिस्चार्ज फॉर हाई हेड। ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की कॉस्ट की, तो आपका ये सस्ता होता है, जबकि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप 4 टाइम्स महंगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका हाई स्पीड पे रन करता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आपका इंटरमिटेंट मोशन के साथ लो स्पीड पे वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी हाई होती है और रेसिप्रोकेटिंग पंप की एफिशिएंसी आपकी लो होती है। तो ये आपका प्रॉपर डिफरेंस हो गया। इसके बाहर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 14 नंबर क्या बोलता है आपसे, डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, आपका डिस्चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका डिस्चार्ज जो है एन स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आपका दो लॉ काम करता है, मैं आपको ऐसा अभी लॉ सिखा दूंगा कि इससे रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप के लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को लेते चलना है, रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पे आपके दो लॉ काम आते हैं। पहला लॉ आपका होता है लॉ 1, दूसरा होता है लॉ 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले अपने इम्पेलर के डायमीटर को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरा हम शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले लॉ को हम देख लेते हैं। तो लॉ 1, उससे पहले आपको ये सब याद रखना है कि क्यू क्या होता है। क्यू आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, डी आपका होता है इम्पेलर डायमीटर, एन आपका होता है रोटेशनल स्पीड, एच आपका होता है प्रेशर और हेड डेवलप, और पी आपका होता है शाफ्ट की पावर। अब हम देखते हैं आपका लॉ। तो देखो पहला लॉ क्या होता है, अगर हमने इम्पेलर का डायमीटर कांस्टेंट रख दिया तो आपको जो फ्लो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है शाफ्ट की स्पीड के। तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। आपको जो प्रेशर और हेड होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है शाफ्ट की स्पीड के स्क्वायर के, मतलब H1 अपॉन H2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। और जो आपका पावर होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है शाफ्ट की क्यूब के। तो ये आपके लॉ 1 पे जब आपका इम्पेलर डायमीटर कांस्टेंट है तो ये आपको तीन पैरामीटर आपको याद रखने हैं। ठीक है। हम बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। तो 2 क्या बोलता है, जब आपकी शाफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में आपका जो फ्लो का प्रोपोर्शनल होगा, फ्लो आपका प्रोपोर्शनल होगा इम्प्लाई के डायमीटर के, एच आपका प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के स्क्वायर के, और पावर प्रोपोर्शनल होगा आपका इम्प्लाई के डायमीटर के क्यूब के। अगर हम इन दोनों को समराइज करें, इसको और इसको समराइज करें, तो ये देखिए आपका फाइनल हो गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, Q1 बाई Q2 इक्वल टू N1 बाई N2 और D1 बाई D2, H1 बाई H2 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर और D1 बाई D2 का होल स्क्वायर, और P1 बाई P2 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल क्यूब और D1 बाई D2 का होल क्यूब। ये आपको याद रख लीजिए। पंप के केस में आप कभी नहीं फंसेंगे कि आपसे क्या पूछ ले, हेड पूछ ले, पावर पूछ ले और डिस्चार्ज पूछ ले, आप कभी भी नहीं फंसेंगे। आप बस इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको हर एक पेपर का सॉल्यूशन में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को एक्सप्लेन किया है। इंटेंसिव होता है आई मतलब इंडिपेंडेंट, जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है वो आपकी इंटेंसिव होती है। यहाँ पे आपकी टेम्परेचर है जो आपकी मास पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए आपकी इंटेंसिव होती है। हम समझते हैं पहले इंटेंसिव एक्सटेंसिव को। इंटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो आपका मास पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आपका हो गया प्रेशर, स्पेसिफिक इंथैल्पी और टेम्परेचर। और अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे तो वो हमको मिलेगा इंटेंसिव। कैसे मिलेगा, हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास होता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, हमारा इसमें भी मास है और इसमें भी मास है। जब मास मास कट गया तो हमारी ये प्रॉपर्टी मास के इंडिपेंडेंट हो गई, तो ये हमारी बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हम बात करते हैं अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रेंड हमारी मास पे डिपेंड करती है। जैसे कि एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, मास, वॉल्यूम, ये सब हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो सभी आपकी इंटेंसिव होती है, क्योंकि स्पेसिफिक में हम मास से डिवाइड करते हैं। आपकी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें हमने स्पेसिफिक लगा दिया, मतलब हमने मास से डिवाइड कर दिया, तो मास कट गया तो ये बच गया आपका इंटेंसिव। तो इस सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम इस आगे मतलब 16 से अगले क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2 में देखेंगे फ्रेंड उसको हम। तो फ्रेंड आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो अच्छी दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। प्लीज कमेंट करिएगा फ्रेंड। फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।